Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine. I welcome you all to the online revision capsule course. And आज मैं आपके लिए जो चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, दैट इज़ ऑप्टिक्स. एंड इंतज़ार क्यों ना हो बेटा, ये जो चैप्टर है it consists of 15 marks. So I can say that this chapter is not only important from board point of view, but this is also important for entrance point of view. So दोनों हिसाब से अगर देखा जाए, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए और अगर एंट्रांस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी देखा जाए, दोनों रेस्पेक्ट्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इस ऑप्टिक्स में आई रिपीट, मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं. वी डोंट हैव दैट मच टाइम दैट आई विल गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम ऑप्टिक्स, बट वट एवर इज asked in your board examinations, those questions I am going to discuss today. And inshallah, let us hope कि वो questions आपको आपके papers में discuss हो inshallah. So today let us start. You know, optics के main दो sub branch हैं, wave optics and ray optics. लेकिन जो बेटा मैं आज शुरू करने जा रहा हूं, the very first one is wave optics. तो बेटा आपने बहुत थ्योरीज के बारे में सुना होगा एज फार एज द नेचर ऑफ द लाइट इज कंसर्न. आपने सुना होगा कि बेटा ये जो लाइट है, इसके नेचर ऑफ लाइट, नेचर के बारे में, यानी कि क्या ये लाइट पार्टिकल है या ये लाइट वेव है, उसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज दी गई. लाइक लेट मी मेंशन द नेम्स. न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, वो क्या कहता था? लाइट कंसिस्ट्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स. ओके, समझ आ रहा है? सो लाइट कंसिस्ट्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स एंड ईच स्ट्रीम एंड दैट स्ट्रीम ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड corpuscles. Did you remember? और एक थ्योरी बेटा दी गई, electromagnetic wave theory, which tells us that light consists of oscillating, changing electric field and magnetic field. Did you remember that? अच्छा, then it Hugin, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स में, ह्यूगिन्स थ्योरी. ह्यूगिन ने क्या कहा बेटा? दैट लाइट हैज ए वेव नेचर, लाइट इज ए मैकेनिकल वेव. खैर बाद में मैं डिटेल में जाऊंगा, तो फिलहाल आप थ्योरीज का सुन लो. उसके बाद बेटा डी ब्रॉगली आया. डी ब्रॉगली ने कहा कि लाइट कुछ फिनोमिनाज में बिहेव करता है एज पार्टिकल और कुछ फिनोमिनाज में इट बिहेव्स एज वेव, यानी कि लाइट हैज ए ड्यूअल नेचर. एंड दिस कॉन्सेप्ट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. सो कभी क्या होता है, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कितना फेमस एक्सपेरिमेंट है ये. तो इस फेमस एक्सपेरिमेंट में हम ये एक्सपेरिमेंट तब समझ सकते हैं व्हेन यू कंसिडर लाइट एज ए पार्टिकल. So according to this experiment, photoelectric effect, at that stage, during that process, light behaves as particle. Okay, समझ आ रहा है? अच्छा, कुछ फिनोमिनाज, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, these phenomena can be explained only if you consider light as wave. Go, अब क्या, अब लाइट पार्टिकल है या वेव है? ऐसा कुछ नहीं है. लाइट का ड्यूअल नेचर है. छना इस माना हम कभी क्या कहते, कुरान में एक आयत है क्या, वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनु क़ालू आमन्ना. जब ये मोमिनों को के साथ मुलाकात करते हैं, वो कहते हैं कि हमने तो आप ही पे ईमान लाया है, हम तो आप ही के साथ हैं. वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माअकुम. तो जब वो अपने दोस्तों के साथ या अपने मुनाफिकों के साथ मिलते थे, उनको कहते थे कि हम तो आप ही के साथ हैं. तो दिस वाज बेसिकली ए ड्यूअल नेचर. समझ आ रहा है? तो ड्यूअल नेचर लाइट के लिए ठीक है, लेकिन इंसान के लिए सही नहीं है. सोन नेचर गछ आकाश न कि ड्यूअल, लेकिन लाइट के लिए अच्छा है. लाइट कैन बिहेव एज पार्टिकल in certain phenomena. Light can behave as wave in other phenomena like
रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन. सो नाउ वेव ऑप्टिक्स में पहला जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा, दैट इज ह्यूगिन्स प्रिंसिपल या ह्यूगिन्स वेव थ्योरी. बेटा ह्यूगिन्स प्रिंसिपल से पहले ह्यूगिन ने, क्रिस्टियन ह्यूगिन, इसने बेटा एक वेव थ्योरी दी. इसने कहा बेटा ये जो लाइट है इट इज बेसिकली ए मैकेनिकल वेव. ओके, बेटा थोड़ा आज मैं स्लो जा रहा हूं ताकि आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मिले, ठीक है, और आप लोगों को भी एक इनर्शिया डेवलप हो. देन वी विल गो क्विक. सो आज की जो इंट्रोडक्शन होगी दैट विल बी लिटिल बिट स्लो. सो लाइट इज कंसिडर्ड, अकॉर्डिंग टू द ह्यूगिन, लाइट इज कंसिडर्ड टू बी अ मैकेनिकल वेव. एंड व्हाट इज मैकेनिकल वेव? मैकेनिकल वेव बेटा वो वेव है विच रिक्वायर्स ए मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन. अरे बेटा वो वेव जिसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत हो, बिना मीडियम के वो प्रोपोगेट नहीं होगी, उसको मैकेनिकल वेव कहते हैं. जैसे साउंड वेव, इट इज अ मैकेनिकल वेव. अकॉर्डिंग टू ह्यूगिन, लाइट वाज कंसिडर्ड टू बी ए मैकेनिकल वेव. हाँ, बाद में फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी गई, कहा गया कि लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, लाइट इज ए नॉन मैकेनिकल वेव. सो लेकिन अकॉर्डिंग टू ह्यूगिन, लाइट वाज कंसिडर्ड एज ए मैकेनिकल वेव. लेकिन इसको पूछा गया, अरे अगर ये मैकेनिकल वेव है तो कौन सा मीडियम की जरूरत है? तो इसने क्या कहा? इसने प्रपोज किया, ही प्रपोज्ड दैट देयर इज a hypothetical medium which is in this entire space. and उन्होंने कहा कि इस hypothetical medium का नाम रखा गया बेटा ल्यूमिनिफेरस ईथर. ओके, एंड इस मीडियम जो ल्यूमिनिफेरस ईथर यूज किया गया बेटा, इसकी दो प्रॉपर्टीज देखी गई. इसको पूछा गया कि लाइट तो इतनी तेज जाती है, हाउ इज इट पॉसिबल? इन्होंने कहा बेटा स्पीड ऑफ ए मैकेनिकल वेव इज ऑलवेज इक्वल टू रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी. सो दैट मीन्स एक मैकेनिकल वेव अगर मीडियम में प्रोपोगेट हो रही है तो उसकी स्पीड कितनी होगी? दैट डिपेंड्स अपॉन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी. तो इन्होंने कहा एक थिन मीडियम, हाँ, ट्रांसपेरेंट एंड थिन मीडियम इस स्पेस में है, तो थिन जब है उसकी डेंसिटी लो होगी और उसमें इलास्टिसिटी हाई है. सो ऐसा ल्यूमिनिफेरस ईथर जो था, इट वाज कंसिडर्ड दैट इसकी जो इलास्टिसिटी है वो बेटा हाई है और इसकी जो डेंसिटी है बेटा वो लो है. इज दैट क्लियर? So low density, high elasticity will lead to the high speed of the wave. So that means according to Hugin, why light travels faster? Because light जिस medium में travel हो रही है उसकी जो elasticity है, शाबाश, वो बहुत ज्यादा है और उसकी जो density है वो बहुत कम है. Move to the now let us go forward. So इसमें बेटा अब इसने इस थ्योरी के हिसाब से इसने बेटा एक कॉन्सेप्ट दिया. ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज वेव फ्रंट. दैट इज वेव फ्रंट. तो पहले बेटा ये कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, व्हाट इज वेव फ्रंट. सो बिफोर वी गो इनटू द डिटेल ऑफ ह्यूगिन्स प्रिंसिपल, आई विल डिस्कस वेव फ्रंट. मैं फिर से कह रहा हूं, आज की जो इंट्रोडक्शन होगी दैट विल बी सो लिटिल बिट स्लो एंड दैट विल बी लिटिल बिट एग्जैजरेटेड, लेकिन कल से टू द पॉइंट कंसाइज रहूंगा मैं क्वेश्चंस में. आज की इंट्रोडक्शन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप इस ऑप्टिक्स के वर्ल्ड में पूरे घुस जाओ. सो व्हाट इज वेव फ्रंट?
प्लीज लिसन। बेटा मान लो यहां पे एक सोर्स है, ये सोर्स क्या कर रहा है, you know, suppose this is the source of light. It creates a disturbance is the carrier of energy. So बेटा क्या हो रहा है, मान लो ये disturbance भेज रहा है ऐसे, ठीक है बेटा। Now suppose we have these points or particles, let I call these as, let me change the color. Let I call this particle as P1, P2 and P3, or let I call these points as P1, P2 and P3। अब बेटा क्या हो रहा है, मान लो बेटा ये सारा मीडियम जो है, लेट दिस इज होमोजीनियस मीडियम। क्या पता है आपको होमोजीनियस मीडियम किसको कहते हैं? अरे वो मीडियम जिसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम हो, यानी कि सपोज मैं यहां से जा रहा हूं, यहां से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वही यहां से भी होगा। सो लेट दिस मीडियम इज yes homogeneous, its optical properties are same in all directions। तो क्या होगा बेटा, पार्टिकल P के पास मान लो डिस्टर्बेंस पहुंची, और ये मान लो P1, P2, P3 दे आर इक्विडिस्टेंट, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे लाई कर रहे हैं। नाउ टेल मी, जितने टाइम में मान लो 1 सेकंड के बाद डिस्टर्बेंस यानी कि एनर्जी पार्टिकल P1 ने रिसीव की, तो बताओ ये पार्टिकल P2 कितने सेकंड के बाद एनर्जी रिसीव करेगा? सेम टाइम पे। बोलो पार्टिकल 3 कितने सेकंड के बाद एनर्जी रिसीव करेगा? सेम टाइम पे। So what does that mean? All these three particles will receive the disturbance at the same time. So when they receive the disturbance at the same time, will they vibrate together or will they vibrate with some lag? No, they will vibrate together. अरे बेटा 3 पार्टिकल्स ने सेम टाइम पे डिस्टर्बेंस रिसीव की, तो होगा क्या? They will vibrate like this. They will reach their maximas at the same time. They will reach their minimas at the same time. So what does that mean? बेटा इनके बीच में कोई टाइम लैग नहीं होगा। कशीर पे वन बह ये रोफ करान ये तम ये पकान तिम खातून तिम इकवटे इन फेज वाइब्रेट करान लाइक दिस, है कि नहीं? सो इट इज लाइक दैट। सो यहाँ पे जो भी सिचुएशन है वो भी वैसी ही है कि पार्टिकल P1, P2, P3 ने एनर्जी सेम टाइम पे रिसीव की, तो बेटा ये वाइब्रेट भी एक साथ करेगी। समझ आ रहा है? लाइक दिस दे विल वाइब्रेट इन फेज। सो व्हेन दे वाइब्रेट इन फेज, अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं इन पार्टिकल्स पे एक लोकस डाल रहा हूं। Now this locus, is that clear? This continuous locus, अरे ये जो लोकस बन गया इन सारे पार्टिकल्स का जो इस सोर्स से इक्विडिस्टेंट हैं, जिन्होंने डिस्टर्बेंस को सेम टाइम पे रिसीव किया, जो एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं, बेटा उन्हीं का नाम पता है क्या पड़ गया? बेटा उन्हीं का नाम वेव फ्रंट पड़ गया। दैट कंटिन्यूअस लोकस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। अरे वेव फ्रंट कुछ नहीं है, डराते हैं लोग, ये कुछ नहीं है। दिस इज द कंटिन्यूअस लोकस of all the points which are equidistant from the source, vibrate in phase. Is that clear? Is called wavefront। अरे वो पार्टिकल्स जो सोर्स से इक्विडिस्टेंट हैं, जिन्होंने डिस्टर्बेंस को सेम टाइम पे रिसीव किया, उन सारे पार्टिकल्स का जो लोकस है, दैट इज कॉल्ड wavefront। Shall I write down the definition? Okay, let me write down the definition. The continuous locus of all the points which are distant from the source
yes, equidistant from the source, vibrate in phase, is called wavefront. इज दैट क्लियर? अरे बेटा इसी को वेव फ्रंट कहते हैं और यही कॉन्सेप्ट ह्यूगन का था. सो ह्यूगन बेसिकली gave the concept of wave front. Is that clear? तो अब बेटा आ जाते हैं ह्यूगिन्स प्रिंसिपल पे. बेटा 3 मार्क्स का सवाल आपको आ सकता है. स्टेट ह्यूगिन्स प्रिंसिपल आया भी है. सो लेट मी डिस्कस ह्यूगिन्स प्रिंसिपल. बेटा पहली बात, ह्यूगिन का जो प्रिंसिपल है, इन्होंने ये कहा कि अगर फॉर एग्जाम्पल बेटा मान लो 0 टाइम पे अगर आपको पता है कि आपका वेव फ्रंट कहां पे है, फॉर एग्जाम्पल यू नो कि करंटली या 0 टाइम पे आपका या इनिशियल टाइम पे आपका वेव फ्रंट कहां है, तो आपको पता चल सकता है कि कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम टी व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट. ये पहला पॉइंट है इसका. यानी कि ह्यूगिन वाज एबल टू नो अबाउट द पोजीशन ऑफ द फ्यूचर वेव फ्रंट इफ यू नो द पोजीशन ऑफ द प्रेजेंट वेव फ्रंट. अगर आपको पता है अरे बाबा 0 टाइम पे वेव फ्रंट की पोजीशन ये है, आपको पता चल सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल यू विल बी एबल टू नो कि आप सेकंड वेव फ्रंट कहां पे होगा या नए वेव फ्रंट की पोजीशन क्या होगी. तो नाउ लेट अस गो थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ दिस. सो द फर्स्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू द ह्यूगिन वाज, बेटा ये सोर्स है और ये पार्टिकल्स है. ओके, P1, P2 and this is P3. ना मान लो बेटा ये इक्विडिस्टेंट है. ओके, और इन इक्विडिस्टेंट पार्टिकल्स ने डिस्टर्बेंस को रिसीव किया सेम टाइम पे. नाउ व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली दे विल वाइब्रेट इन फेज. होगा क्या बेटा? आई विल फॉर्म ए लोकस. ओके, सो दिस इज द लोकस. थोड़ा इसको एनलार्ज करके बनाएंगे बेटा, एनलार्ज करके बनाएंगे, थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ाएंगे इसकी. दिस इज द सोर्स, these are the points. Okay, this is the wave front. Okay, this is the wave front. This is the wave front. Okay, and these are the pointers which are equidistant from this source. So beta मान लो, let I name or mention few points. This is P1, or say this is P2, this one is P3 and this one is P4. Okay, होगा क्या बेटा? ये जो भी पार्टिकल्स हैं ये सोर्स से डिस्टरबेंस को सेम टाइम पे रिसीव करेंगे. अब होगा क्या? दे विल रिसीव द डिस्टरबेंस. लेकिन इन पार्टिकल्स ने बेटा कहां से डिस्टरबेंस को रिसीव किया? फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स. अरे सोर्स ने डिस्टरबेंस भेजी और इन पार्टिकल्स ने रिसीव की. और वो पार्टिकल्स जो इस मीडियम में इस सोर्स से इक्विडिस्टेंट थे, उनका लोकस जो है वो दे रहा है वेव फ्रंट. और कहा गया, ह्यूगिन ने कहा कि इस वेव फ्रंट का नाम रखेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट. क्या नाम रखा गया बेटा इसका? प्राइमरी वेव फ्रंट. So primary wave front is the locus of all the points which are equidistant from the source, receive the disturbance directly from the source, vibrate in phase, is called primary wave front. अरे प्राइमरी वेव फ्रंट में बेटा ये वो लोकस है, ये उन पॉइंट्स का लोकस है, ये उन पार्टिकल्स का लोकस है जिन्होंने सोर्स से डायरेक्टली डिस्टरबेंस को रिसीव किया, जिन्होंने एनर्जी को सोर्स से डायरेक्टली रिसीव किया, एंड दे वाइब्रेट इन फेज एंड इट फॉर्म्स अ वेव फ्रंट कॉल्ड प्राइमरी
वेव फ्रंट। अब बेटा उसके बाद ये तो वाइब्रेट कर रहे हैं। नाउ यू नो व्हेन अ पार्टिकल वाइब्रेट्स इट कैन क्रिएट अ डिस्टरबेंस। होगा क्या बेटा, अब ये पार्टिकल जो हैं, जितने इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं, लेकिन पहले मैं एक पॉइंट लिखूंगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ ह्यूगन। सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? ओके, ऑल द पॉइंट्स which are equidistant from the source okay vibrate in phase बना, ये क्या बना रहे हैं बेटा? फॉर्म अ प्राइमरी वेव फ्रंट। दे फॉर्म ए प्राइमरी वेव फ्रंट, राइट? देन अब सेकेंड पॉइंट पे जाएंगे बेटा। अब ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट पे जो पॉइंट्स हैं P1, P2, P3, अब ये क्या करेंगे बेटा? दे themselves will create a disturbance। अब बेटा ये पॉइंट जब वाइब्रेट करेंगे, ये भी डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकते हैं, ये भी एनर्जी क्रिएट, ये प्रोपोगेट कर सकते हैं मीडियम में। नाउ अरे जो पॉइंट्स इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे हैं, दे विल क्रिएट अ डिस्टरबेंस, दे विल क्रिएट अ डिस्टरबेंस। और बेटा उस डिस्टरबेंस का नाम पड़ गया सेकेंडरी डिस्टरबेंस। क्या नाम पड़ गया? सेकेंडरी डिस्टरबेंस। यानी कि each point on the primary wave front acts as the source of fresh disturbance, acts as the source of new disturbance। और उन disturbances का नाम पड़ गया बवनत्रेलेट secondary wavelet। बोझांचवा secondary wavelet, secondary wavelet। So in primary wave front से क्या होगा? They will create a disturbance, they will create a disturbance, and that disturbance is called secondary wavelets। उनको बेटा क्या कहा गया? secondary wavelets। So what are secondary wavelets? Nothing to worry, these are the disturbances produced by the particles of the प्राइमरी वेव फ्रंट। अरे प्राइमरी वेव फ्रंट ने भी अब डिस्टर्बेंस भेजी, एनर्जी भेजी, और वो डिस्टर्बेंसेस जो हैं उनको कहा गया, लेट मी मेंशन द नेम हियर, दीज आर कॉल्ड, यहां से लिखूंगा, सेकेंडरी वेवलेट्स। व्हाट दे आर कॉल्ड? एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू, नोटबुक बेटा सामने रखो यार, पढ़ो भी और कुछ पॉइंट्स मेंशन भी करो, ठीक है? एक पढ़ने का माहौल बनाओ। ऐसे मत सोचो मैं कुछ व्हाट्सएप चला रहा हूं, नहीं, माहौल बनाओ कि जैसे आप क्लास में हो। क्रिएट एन एटमॉस्फेयर इन यूर सेल्फ, क्रिएट एन एटमॉस्फेयर वेर एवर यू आर। जब आप एटमॉस्फेयर बनाओगे तभी पढ़ पाओगे। ना तो ऐसी तुम नाले दामस पे अत ऐसी तुम कोचस मज तो पत पढ़ो, इट विल नॉट मेक एनी इफेक्ट। मेक डू सम सीरियसनेस, क्रिएट और डेवलप सम सीरियसनेस इन यूर सेल्फ, वरना बाहर सड़क पे होगे और यहां से यूट्यूब चल रहा होगा, है ना? ये सानी खतर डिसरेस्पेक्ट। सो प्लीज ये जो वीडियोस देख रहे हो, मैं ये घर पे अच्छे से देखो, एक क्लासरूम का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लो। सो नाउ इस यहां पे सेकेंडरी वेवलेट बनेगा। नाउ इस सेकेंडरी वेवलेट पे बेटा क्या होगा? इस सेकेंडरी वेवलेट को मैं क्या कर रहा हूं? सो दीज सेकेंडरी वेवलेट्स अकॉर्डिंग टू ह्यूगन, दीज आर स्फेरिकल इन शेप। दीज आर मतलब ये जो डिस्टरबेंस हो रही है, इनकी जो शेप होगी या स्फेरिकल। डिस्टरबेंस कैसी होगी? स्फेरिकल। ओके, लेकिन इस स्फेरिकल डिस्टरबेंस, पहले मैं दूसरा पॉइंट लिखना चाहता हूं। सो व्हाट विल बी द सेकेंड पॉइंट ऑफ द ह्यूगन? ईच पॉइंट
on the primary wavefront. Acts as the source of new disturbance called secondary wavelets. इनको क्या कहा गया? डिस्टरबेंस को क्या कहा गया? जो प्राइमरी वेवफ्रंट के पार्टिकल्स ने प्रोड्यूस की, सेकेंडरी वेवलेट्स. और बेटा इनकी शेप कैसी है? शाबाश, दीज आर स्फेरिकल इन शेप. ओके, सेकंड 2 पॉइंट्स हो गए बेटा. तीसरा पॉइंट आप सुनो बेटा. अब ये जो स्फेरिकल वेवलेट्स हैं, हमने कैसे ये डाला? इसका रेडियस कौन डिसाइड करेगा? वो रेडियस देखो कैसे डिसाइड होगा. स्पीड, यू नो, डिस्टेंस, यू नो, इट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. मान लो आपको 10 सेकंड के बाद देखनी है पोजीशन ऑफ वेवफ्रंट, तो आप क्या करोगे? टी को दे दोगे 10 वैल्यू और मल्टीप्लाई करोगे स्पीड ऑफ लाइट. सो विद ओ एज सेंटर, ओ मीन्स विद P2 एज सेंटर एंड दिस S एज रेडियस, ड्रॉ ए स्फीयर. तो मान लो ये जो रेडियस है ना बेटा इसका, दिस S बेसिकली इट इज इक्वल टू V इंटू टी. मतलब किस टाइम के बाद आपको देखना है. खैर, तो ये बन गई वेवलेट्स. और इन वेवलेट्स पे बेटा अगर मैं टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहा हूं, नॉट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बट ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. वो आगे जाके मैं बताऊंगा क्यों बेटा. नाउ अगर एक लाइन में डाल रहा हूं, एक लाइन जो इन सारे टेंजेंट्स को, मैं एक और कलर से दिखाना चाहता हूं, एक और लाइन जो इन सारे टेंजेंट्स को एनक्लोज करेगा. सो दैट टेंजेंट्स एंड और दैट एनवलप, एनवलप होता है ना जो इन सारे टेंजेंट्स को बंद करेगा, एनक्लोज करेगा. सो दिस टेंजेंट और दिस एनवलप which encloses all these tangents give rise to a new wavefront and it is called secondary wavefront. क्या कहते हैं इसको बेटा? इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी वेवफ्रंट. सो व्हाट इज सेकेंडरी वेवफ्रंट? कहां से बना? अरे स्फेरिकल, ये सेकेंडरी वेवलेट्स पे क्या किया हमने? एक एनवलप डाला जो इनके टेंजेंट्स को एनक्लोज कर रहा है. एंड दिस envelope which encloses all these tangents in forward direction give rise to a new wavefront called secondary wavefront. तो बताओ, प्राइमरी वेवफ्रंट की पोजीशन पता थी और आपको सेकेंडरी वेवफ्रंट की पोजीशन पता चल सकती है यूजिंग ह्यूगिन्स प्रिंसिपल. तो तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा? यस, आप खुद भी लिख सकते हो. सो लेट मी राइट डाउन द थर्ड पॉइंट. यस, an envelope enclosing the tangents in forward direction give rise to a new wavefront, called secondary wavefront. उसको क्या कहते हैं बेटा? सेकेंडरी वेवफ्रंट. और बेटा एक और पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है. आप बोलोगे सर पीछे से क्यों नहीं टेंजेंट डाला? अगर आप पीछे से भी सर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते, वो भी वेवफ्रंट ही देता, तो पीछे क्यों नहीं दिया? तो ह्यूगिन ने कहा दैट देयर इज ओनली
only forward flow of energy. There is no backward flow of energy. एस सी वर्मा उसको जवाब देता है कि बैकवर्ड में जो वेवलेट्स होते हैं they create a destructive interference and amplitude decreases, intensity is minimum. Obliquity factor I is equal to I naught 1 plus cos theta. थीटा वहां पे 180 आ जाता है, 1 कैंसल, इंटेंसिटी बिकम 0. सो खैर वहां नहीं जाएंगे फिलहाल. इन पॉइंट्स के हिसाब से, ह्यूगन के हिसाब से, देयर इज ओनली फॉरवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी. समझ आ रहा है? देयर इज नो बैकवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी. ये छन कहीं वापस गसने जरूरत छन. जब भी फ्लो ऑफ एनर्जी होगा इट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू ह्यूगन. सो लेट मी राइट डाउन द लास्ट पॉइंट. There is only forward flow of energy. Or we can say that according to Hugin, there is no backward flow of energy. Am I right? So बेटा ये आ गया ह्यूगेनस प्रिंसिपल. वहां का चुक हो सुन. अब क्या मुश्किल है ये? Why should we make it complicated? पहला point, source creates a disturbance. That disturbance received by the points which are equidistant, vibrate in phase, form a primary wavefront. Each point on the primary wavefront produces a fresh disturbance called secondary wavelet. Those secondary wavelets are spherical in shape. Then an envelope enclosing those tangents in the forward direction give rise to a new wavefront called secondary wavefront. Okay, then there is no backward flow of energy according to Hugin. There is only forward flow of energy. So अब Hugin principle का 5 मार्क का सवाल जो आता है वो है state Hugin's principle and using this principle derive Snell's law या derive law of refraction. इंशाल्लाह कल से सीधे हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. हाँ, आज हमारा ह्यूगन हो गया. कल में बेटा 2-3 क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व करके रहूँगा. लेकिन आज मैं इसलिए आहिस्ता था ताकि आपको एक इनर्शिया आ जाए, एक रेजोनेंस हमारे बीच में हो, ताकि आप थोड़ा ऑप्टिक्स के वर्ल्ड में घुस जाओगे. सो इंशाल्लाह बी विद मी. Please watch the videos in sequence. Okay, maintain your notebooks. I will also send you the PDFs. Thank you so much. Assalamu alaikum.